हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी के बारे में देखा था। हमने एजेंसी थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वाली 4 थ्योरीज के बारे में, जिसके अंदर आती है आपकी रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एंड लास्ट थ्योरी इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करवा दिया था। ये आपकी 6 थ्योरीज आती है। फर्स्ट 3 थ्योरी जो है आपकी हमने लास्ट वीडियो में कवर करवा दी है। इसके बाद में आती है आपका ये छोटा सा चार्ट, जिसके अंदर हमने शॉर्ट में बताया था कि किस थ्योरी के अंदर आपका यहाँ पे क्या कवर किया जाता है। एजेंसी थ्योरी के अंदर यहाँ पे आपका एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में बात की जाती है, और हमने इसको देखा था कि आप किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो ठीक कर सकते हैं। सेकंड थ्योरी आती है आपकी स्टूवर्डशिप थ्योरी, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है कि आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी के एक ट्रस्ट वर्दी स्टूवर्ड्स होते हैं। साथ में जो आपके मैनेजर्स होते हैं ये बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए। थर्ड थ्योरी के अंदर ये बात बताई जाती है, जो आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी है, कि कंपनी के अंदर जो बैलेंस करके चलना चाहिए, मतलब सिर्फ हमें शेयर होल्डर्स को ही आगे नहीं बढ़ाना, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए बारे में भी सोचना है। स्टेक होल्डर्स के बारे में जैसे कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आ गया। इंटरनल में जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, और यहाँ पे आपके जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, शेयर होल्डर्स है। और साथ में आपके जो एक्सटर्नल है, जिसमें आ जाएगा आपका गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, एनवायरनमेंट। तो इन सभी के बारे में हमें साथ में लेके चलना है, बैलेंसिंग करना है, जिससे यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी ईजी हो सके। फोर्थ आता है आपका रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, जिसके अंदर बताया जाता है कि कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर अपनी कैपेबिलिटीज़ लेकर आते हैं, अपने रिसोर्सेज लेकर आते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, वो साथ में लेकर आते हैं। फिफ्थ आता है आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है कि कंपनी के अंदर जो कॉस्ट रिलेटेड टर्म्स आती है ना आपकी, उसके अंदर किस टाइप से उसे डिसीजन करना है। अब चाहे वो कॉस्ट किस तरीके से, कब आपकी कॉस्ट कटिंग करेगी, प्रॉफिट किस तरीके से बनाया जाएगा, किस चीज़ को आपको मेक करना है और किसको बाय करना है, तो ये सब आप कंपनी के अंदर खुद से डिसीजन लेते हैं। इसके बाद में आता है आपका सिक्स थ्योरी, दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि कंपनीज को, जो आपकी कॉरपोरेट फर्म्स होती है ना, उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में भी रिलेशनशिप मेंटेन करके चलने पड़ते हैं, जिससे वो अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी साथ में लेके चल सके, लॉन्ग टर्म सक्सेस हो सके, और साथ में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर, पॉलिसी मेकिंग पावर, सब में उसको फ़ायदा वहाँ पे देखने को मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी टेल अस दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, दे रिलाई ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू सर्वाइव एंड ग्रो। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी आपकी क्या बोलती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, वो रिलाई करती है अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर भी। अब एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर भी वो रिलाई करती है, जिससे वो सर्वाइव कर सके, वो लंबे टाइम तक टिक सके मार्केट के अंदर। द थ्योरी emphasizes that board of directors are crucial not only for governance but also as a vital conduit to secure these necessary resources from the external resources। अब इसके अंदर बोला जाता है कि ये जो थ्योरी है ना आपकी रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, इसके अंदर ये बात बताई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं। जो आपका गवर्नेंस और गवर्नमेंट है ना, दोनों डिफरेंट टर्म है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि आप किस तरीके से कंपनी को चलाएंगे, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, किस तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और जो आपको गवर्नमेंट होता है उसका मतलब होता है, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब सरकार। अब यहाँ पे जो आपका डिपेंडेंस थ्योरी है ना, वो बताता है कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका ये सिर्फ गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका कंपनी को किस तरीके से चलाएंगे हम, आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए भी आपका जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इट हाईलाइट अ क्रिटिकल रोल ऑफ बोर्ड मेयर ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एसेंशियल एक्सटर्नल रिसोर्सेज।
अब यहाँ पे बताया जाता है जो आपका रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी है, जो आपके बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल जो है वो देखे जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आता है आपका टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर हम कौन कौन से रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिस इंक्लूड मनी ऑब्टेन थ्रू इन्वेस्टमेंट, लोन, ग्रांट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर क्रिटिकल फॉर फंडिंग ऑपरेशन, एक्सपेंशन एंड न्यू इनिशिएटिव। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके सभी टाइप के यहाँ पे मनी को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट की हो, लोन की हो, ग्रांट हो, रेवेन्यू फ्रॉम सेल हो, उन सभी को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो आपका फंडिंग ऑपरेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मतलब आपको जब बिजनेस बढ़ाना हो, कोई इनिशिएटिव्स लेने हो, उन सभी के लिए यहाँ पे यूज़ में आते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे आपका रिसोर्स के अंदर हमने पहला देखा है फाइनेंशियल, मतलब मनी रिलेटेड रिसोर्सेज। सेकंड इज़ ह्यूमन। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपके मतलब पर्सन भी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। द स्किल्स, नॉलेज, टैलेंट, लेबर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स आर वाइटल फॉर इनोवेशन, सर्विस डिलीवरी एंड कैरिंग आउट द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्स में हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्सन का, चाहे वो स्किल हो, उसका दिमाग हो, नॉलेज हो, टैलेंट हो, लेबर हो, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड करके हमें ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। थर्ड आता है आपका फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में आपके वो सभी टैंजिबल एसेट्स आती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सिस्टम, रॉ मटेरियल। तो ये सब फिजिकल एसेट्स, मतलब जो आपको जितने भी एसेट्स जो है वो दिख रहे हैं, these are tangible assets such as building, machinery, technology system, raw material and anything else that physically used to produce goods and service. तो फिजिकल रिसोर्सेज में आपके सभी चीज़ें आती है जो भी आपके प्रेजेंट है कंपनी के अंदर, और जिससे हम आगे प्रोड्यूस कर पाए गुड्स और सर्विसेज को। इसके बाद में आता है आपका फोर्थ, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी में आ जाएगा जैसे कि आपकी इनोवेशन हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, एफिशिएंसी हो गया। तो इन सभी को आपको किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप अपडेट करोगे कंपनी के अंदर, वो आपका रिसोर्स में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, पेटेंट एंड अदर टेक्निकल कैपेबिलिटीज दैट एनेबल अ कंपनी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद में आता है आपका रेपुटेशन रिसोर्सेज। कंपनी के लिए अपनी रेपुटेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। तो कंपनी की गुडविल जैसी होगी, उसको उतने ही वहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो लगाई जाएगी। द ब्रांड रेपुटेशन, इमेज एंड पब्लिक परसेप्शन ऑफ अ कंपनी विच कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर लॉयल्टी, अट्रैक्ट क्वालिटी एम्प्लॉयज़ एंड ईजी कैपिटल एक्विजिशन। अब जैसे ही आपकी कंपनी की वैल्यू होगी ना, तो एम्प्लॉयज़ को भी उतनी सैलरी स्ट्रक्चर जो है उसका उतना रहता है, कस्टमर्स जो है वो लॉयल आएंगे, तो वो सब वहाँ पे देखा जाता है कंपनी की रेपुटेशन पे। नेटवर्क रिसोर्सेज, कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर बिजनेस, गवर्नमेंट बॉडी, मीडिया, इन्फ्लुएंशियल फिगर, इंडस्ट्री विच कैन प्रोवाइड सपोर्ट, एडवोकेसी और प्रोफेशनल पार्टनरशिप। नेटवर्क रिसोर्स में हम ये देखते हैं कि मतलब आपका नेटवर्क जो है, मतलब कहाँ तक आपकी पहुँच है कंपनी की, तो वो सब आ जाएगा आपका नेटवर्क रिसोर्सेज में, जिसमें आप देखते हैं कनेक्शन और रिलेशन देखते हैं अदर बिजनेसेस के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में आपका कैसा रिलेशन है, मीडिया के साथ में कैसे है, तो ये सब आ जाएगा आपका नेटवर्क के अंदर। इसके बाद में आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। एक्सेस टू रिसोर्स, मतलब सबसे पहले हमारे पास में एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज को लेने का। दूसरा पॉइंट है बोर्ड रोल एज रिसोर्स प्रोवाइडर। जो आपके बोर्ड बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना, उनका क्या रोल होता है, वो आपको रिसोर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी अभी हमने रिसोर्सेज के बारे में बात की है। थर्ड आता है आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप। कंपनी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात की जाती है। फोर्थ आता है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल अनसर्टनिटीज़। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी क्या बोलती है आपकी, इससे आपकी जो इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटीज़ है ना, उसको भी वो कम करने का काम करते हैं। सिक्स्थ आता है एनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल लेजिटिमेसी। इससे आपके बढ़ाता है ये ऑर्गेनाइजेशन की लेजिटिमेसी को। इसके बाद में आता है आपकी फिफ्थ थ्योरी, दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। The theory focuses on the cost associated with the making transaction
or exchange and argue that these costs influence how firm organize their operation and choose between making a product internally or buying it from the market. तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी है ना, ये क्या बताती है कि किसी भी कंपनी के अंदर हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, चूज़ करते हैं कि आपको उस प्रोडक्ट को कंपनी के अंदर खुद से बनाना है या फिर उसको मार्केट से खरीद के लेकर आना है। तो इसमें हम मेक और बाय का डिसीजन लेते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एक्सप्लेन हाउ बिजनेस डिसाइड whether to perform activity internally or buy from the market based on the cost associated with each option. These costs aren't just about the price of service or goods, but include the cost of searching for provider, negotiating and enforcing contract, and managing relationship. अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी है ना, उसके अंदर हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि बिजनेस के अंदर हमें किस टास्क को खुद से परफॉर्म करना है और मतलब खुद से वहाँ पे बनाना है या फिर बाजार से उस सामान को बाय करना है। तो इस टाइप के हम डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लेते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी कॉस्ट है ना, उसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड किया जाता है, सर्चिंग फॉर प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर्स को यहाँ पे सर्च करते हैं, नेगोशिएटिंग टर्म्स को इंक्लूड किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, मैनेजिंग रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन करनी है, तो ये सब आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी में आता है। The theory help us understand the most efficient way to organize transaction and business operation to minimize these costs. अब इस थ्योरी के अंदर हमें ये बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और जो हमारी कॉस्ट है ना, उसको मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। It offers a strategic framework for decision making in the structuring and management of a company. It influences critical governance decisions like vertical integration, outsourcing, and the formation of alliance. अब यहाँ पे बोला जाता है कि ये आपका क्या ऑफ़र करता है, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क एक ऑफ़र करता है जिससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत ईज़ी रहता है। इससे हम ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको गवर्नेंस डिसीजन कैसे लेना है, चाहे वो वर्टिकल इंटीग्रेशन हो, आउटसोर्सिंग का हो या अलायंस का, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो आप किस तरीके से लेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी में आपके क्या-क्या इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे हमने कॉस्ट को डिवाइड किया है। फर्स्ट आ गया आपका सर्च एंड इन्फॉर्मेशन कॉस्ट। सर्च और इन्फॉर्मेशन मतलब सबसे पहले आप ढूँढते हैं कि मतलब किसी भी कॉस्ट को ब अलग-अलग कंपनीज़ का स्ट्रक्चर्स निकाल के वहाँ पे हम सर्च करते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो इसमें आता है आपका कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और सप्लायर। हम यहाँ पे सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, सर्विस को और सप्लायर को। दूसरा आता है आपका बार्गेनिंग कॉस्ट, जो भी हमने पढ़ा था ना ऊपर नेगोशिएटिंग, तो वही आता है आपका बार्गेनिंग। इसमें आता है आपका कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कम टू एन एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट विद अनदर पार्टी। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम सामने वाले से कितना बार्गेनिंग वहाँ पे कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी नेगोशिएशन की पावर देखी जाती है कि उससे हम कितना नेगोशिएट कर पा रहे हैं। तो उसके बाद में हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें खुद से बनाना है या फिर बाहर से उस प्रोडक्ट को खरीद के लेकर आना है। थर्ड आता है आपका पॉलिसिंग एंड एनफोर्समेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग श्योर द अदर साइड स्टिक टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेकिंग एक्शन इफ दे डोंट। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर सामने वाली साइड जो है वो मतलब बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल मतलब जैसे उन्होंने रेट डिसाइड किया है 100, तो वो 100 से बिल्कुल भी कम नहीं कर रही है, तो उसके बाद में हम हमारा डिसीजन है कि हमें उससे परचेज करना है या फिर उस प्रोडक्ट को उस रॉ मटेरियल से मतलब खुद से बनाना है या फिर सामने वाली पार्टी से के साथ में एग्री करना है। इसके बाद में आता है आपका सिक्स्थ थ्योरी, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सप्लोर हाउ पावर एंड पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द वे कंपनीज आर रन। It look at how the decision in a company are often shaped by the power dynamics among different players like executives, board of directors, shareholder, and other stakeholders like employees and customers. This theory helps us understand that these internal power struggle can significantly affect company decision and the decision of company benefit. पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना आपकी क्या बताती है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में देखा जाता है, जिससे आपको कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसमें आप डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं, जो भी आपकी कंपनी को चलाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो आपके डिफरेंट प्लेयर्स हैं कंपनी के अंदर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, स्टेक होल्डर्स हो, तो इन सबको चलाने के लिए, सबको बैलेंस करने के लिए हमें साथ में गवर्नमेंट के साथ में भी चल के यहाँ पे रिलेशन जो है वो मेंटेन करना पड़ता है।
पॉलिटिकल पार्टी के साथ में रिलेशनशिप जो है मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। मोरोवर political theory examine how a company interact with external entities like government and regulators। पॉलिटिकल थ्योरी में आप ये देखते हैं कि कंपनी को किस तरीके से इंटरेक्ट करना है एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या रेगुलेटर्स हो। तो इंटरेक्शन किस टाइम पे करना है, कितने टाइम पीरियड के बाद में वहाँ इंटरेक्ट करना है, तो ये सब आ जाता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी में। अब फीचर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है आपका पावर डायनेमिक्स। तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, ये आपके किस पे फोकस करता है, पावर पे। पावर जहाँ पे रहेगी तो पावर के लिए हमें यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरा आता है इंटरप्ले। यहाँ पे चाहे वो आपका इंटरनल पॉलिटिक्स हो या एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो, दोनों को ही साथ में यहाँ पे जो है बैलेंस करना पड़ता है। थर्ड आता है आपका रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। पॉलिटिकल थ्योरी में यहाँ पे आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब चाहे वो इंटरनली हो एक्सटर्नल हो, दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा, साथ में लेकर चलना पड़ेगा। फिर आता है आपका फोर्थ, दैट इज़ इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन। चाहे वो आपकी पब्लिक पॉलिसी हो या रेगुलेटरीज हो, तो सबको यहाँ पे आपका पॉलिटिकल थ्योरी में ऐड किया जाता है। एथिकल एंड मोरल कंसिडरेशन, यहाँ पे जो आपका बिजनेस है वो एथिकल होना चाहिए, मोरली कंसिडरेशंस पे वहाँ पे चलना चाहिए, अनएथिकल काम नहीं करना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर में। रेगुलेटरी कैप्चर्स, यहाँ पे आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स तो आएंगे ही, गवर्नमेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर्स। तो हम जब पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर्स देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके गवर्नेंस मैकेनिज्म्स को फॉलो तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो इसके साथ में आपकी ये जो 6 थ्योरीज थी ये कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में हमने रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी को कवर किया है। लास्ट वीडियो में हमने एजेंसी थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी एंड स्टेक होल्डर थ्योरी को कवर किया था। इसी के साथ में आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।